आज हम सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित कविता मातृभूमि को पढ़ेंगे। पहले इसका वाचन करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। यह कविता हमें अपनी मातृभूमि और देश के प्रति प्रेम करने का संदेश देती है। पहले पद्यांश की व्याख्या देखिए। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इस पद्यांश में कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। हिमालय एक पर्वत श्रृंखला का नाम, आकाश आसमान, चरण तले पाँव के नीचे, नित होता है हमेशा, सिंधु सागर। अब देखिए इसकी व्याख्या। यहाँ पर कवि ने हिमालय पर्वत का वर्णन किया है, अर्थात भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किया है। यहाँ पर वे लिखते हैं कि हिमालय पर्वत है जो कि कैसा है, बहुत ऊंचा है और सीधा खड़ा है, जो कि कैसा है, आकाश को चूमता हुआ प्रतीत दिखाई देता है, जिसे हम एक शब्द कहें तो गगनचुंबी। गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। यहाँ पर कवि ने कहा है हिमालय पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो कि कैसा है, मतलब ऐसा दिखाई देता है जो कि आकाश को चूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें भारत की जो है भौगोलिक परिस्थिति या भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर नजर आता है। और उसी हिमालय पर्वत के नीचे जो है क्या है, एक सागर भी है, सिंधु भी है, जो कि कैसे झूम रहा है, और उसके चरणों के नीचे सिंधु क्या है, झूमता है। अर्थात हम कह सकते हैं सागर की लहरें जब उसकी गति कभी धीमी होती है, कभी उसमें गति तेज हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है वो क्या कर रहा हो, झूम रहा हो, अर्थात नाच रहा हो। इस पंक्ति में या इस पद्यांश में हम कह सकते हैं कवि ने क्या किया है, भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किया है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हिमालय शब्द के जो है पर्यायवाची है वो क्या है, वो है नगराज, नगपति, हिमगिरी, हिमालय शब्द के पर्यायवाची शब्द। और आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं, आसमान, व्योम, अनंत, अंबर। ठीक है जी। सिंधु के पर्यायवाची शब्द क्या बनते हैं, समुद्र, सागर, शून्य, रत्नाकर। ठीक है जी। अगले पद्यांश की व्याख्या देखिए। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। त्रिवेणी हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर तीन नदियाँ आपस में मिलती है। गंगा, यमुना और सरस्वती प्रयागराज में मिलती है, इसलिए यहाँ पर त्रिवेणी शब्द का प्रयोग हुआ है। जगमग होता है चमकना, निराली अद्भुत अनोखी, छहर रही फैल रही है। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं यह वो देश है
जहाँ पर पवित्र नदियाँ बहती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नदियाँ क्या करती है? लहर रही है, अर्थात बह रही हो। और जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है। इन नदियों की छटा कैसी है? जो कि बहुत ही निराली है, अनोखी है, अद्भुत है, और जो कि हर पग पग पर क्या कर रही है? प्रकाश या आनंद, हम कह सकते हैं सुखद हवा, सुंदरता, ठंडी शीतल हवा, दिव्य सौंदर्य, इनकी पवित्रता मानो हर पग 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 पर चारों ओर फैल रही हो। ये भारतीयों में एक आनंद और प्रकाश फैला रही हो। हम कह सकते हैं कवि ने बताने का प्रयास किया है, जिस तरह नदियाँ हमेशा निरंतर आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही हम मानव को भी जो है निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने भारत की आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक एकता और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। साथ ही साथ इसमें इन्होंने हमें अपने देश की नदियों और प्रकृति से प्रेम करने का संदेश भी दिया है। इसमें पर्यायवाची शब्द देखिए, गंगा के पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, सुरसरी, देव नदी। नदी शब्द के पर्यायवाची है सरिता, तट्टिनी, तरंगिणी। अगली पंक्तियों की व्याख्या देखिए, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पुण्य भूमि का अर्थ होता है पवित्र भूमि। स्वर्ण भूमि का मतलब होता है सोने के समान मूल्यवान। ठीक है जी। अब इसकी व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं यह वो देश है जो कि बहुत ही पवित्र है। यहाँ की भूमि बहुत ही पवित्र है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, ना जाने ऐसी कितनी असंख्य ही पवित्र नदियाँ बहती हो, और ना जाने यहाँ पर कितने ऐसे महापुरुष, ऋषि, मुनि, संत और महावीरों ने जन्म लिया। इसलिए कवि ने इसको पुण्य भूमि कहा है। और यहाँ पर आगे वो लिखते हैं वह स्वर्ण भूमि मेरी। कवि ने यहाँ पर स्वर्ण भूमि कहा है, अर्थात सोने के समान यह जो है पवित्र है या समृद्ध है। यहाँ की भूमि बहुत ही समृद्ध है और संपदाशाली एक ऐसा देश है जो कि बहुत ही समृद्ध देश है, और जो कि समृद्ध और गौरवशाली देश है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हुआ है और नैतिक वैभव का वर्णन हुआ है। यहाँ पर इस पंक्तियों में, इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, देश के प्रति श्रद्धा, गर्व और यहाँ पर आत्मीयता की भावना प्रकट हुई है। यहाँ पर एक विशेष शब्द आया है भूमि। इसके पर्यायवाची है भू, धरा, वसुंधरा, धरती, धरणी। अगली पंक्तियों की व्याख्या देखिए, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। कवि कहते हैं ये वो देश है जहाँ पर अनेक पहाड़ है, जहाँ पर उनसे अनेक झरने, असंख्य झरने झर रहे हैं और वो बह रहे हैं। ठीक है जी। आगे वो कहते हैं चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। कवि ने यहाँ पर पक्षियों का भी वर्णन किया है, वो जो कि बहुत ही मधुर आवाज़ में जंगलों में, या हम कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वे जो है बहुत ही मीठी आवाज़ में गा रहे हैं, मधुर वाणी में वे जो है गा रहे हैं। अब इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि कवि हमें बताना चाहते हैं कि जिस तरह से झरने निरंतर बह रहे हैं, वैसे ही हम लोगों को भी जो है निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें पशु पक्षियों से प्रेम करते रहना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, हमें अपनी प्रकृति का जो है संरक्षण करना चाहिए। इसमें कवि हमें ये बताना चाहते हैं। इसमें एक विशेष शब्द आया है झरने। इसके पर्यायवाची शब्द है जलप्रपात, निर्झर, सोता। इस कविता में कवि ने हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करने का संदेश दिया है। हमें
प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसमें कवि ने हमें यही बताने का प्रयास किया है।